Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Agha Sharia Khan from 40th CTP and currently located in Pakistan Audit and Account Service. I welcome to all of you once again in the News Week analysis, weekly news analysis. This is the seventh combined batch of Pakistan Affairs and Current Affairs, and our eighth batch is going to start from November 13th. हमारा जो आठवां बैच है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का वो 13 नवंबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़ वीक एनालिसिस मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो बता दूं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो सेवेंथ बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके कुलीग्स वगैरह या कोई भी दोस्त ज्वाइन करना चाहते हो या आप उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना चाहते हो, दिस इज द प्लेटफॉर्म CSS Brainly which get you prepare Pakistan affairs and current affairs the most comprehensive way. मैं थोड़ा सा इसी के अंदर आपको कोर्स डिटेल भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग एक दोबारा से रिवाइज हो जाए। जो हमारे सेवेंथ बैच है उनका कितना हो चुका है उसको भी हम देख लेते हैं और एट्थ बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। बेसिकली हमारे जो टोटल लेक्चर्स होते हैं वो 60 से 65 लेक्चर्स हैं कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंटेम्प्रेरी जो है हमारे पास, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, पाकिस्तान के रीजनल रिलेशंस हो विद नेबरिंग कंट्रीज, विद ग्रेट पावर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स हो, ए टू जेड पूरा डिटेल में इंशाल्लाह कवर किया जाता है और कवर कर रहे हैं हम सेवेंथ बैच में भी। अभी हमारा सेवेंथ बैच जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इकोनॉमिक कवर कर लिया, सोशल पोर्शन कवर कर लिया, पॉलिटिकल कवर करके हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव कर रहे हैं अपने रीजनल जो है वो डायनामिक्स के ऊपर, जिसे पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज को इंशाल्लाह हम अब कवर करने जा रहे हैं। सीपैक का लेक्चर मैं आप लोग को इससे पहले भी दे चुका हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नया भी सीपैक का लेक्चर करेंगे क्योंकि काफी जो है वो डेवलपमेंट आई है और सेम इज द केस विद बैच 8। उसके अंदर भी यही तमाम लेक्चर्स होंगे विद इम्प्रूवमेंट, विद अपडेट और जो है वो हम 13th of November को स्टार्ट करना जा रहे हैं। उस दिन हमारी एक डेमो क्लास भी होगी, ओरिएंटेशन सेशन, एंड इफ यू वांट टू जॉइन वी वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। चले जी, ये तो हो गया नए बैच का कोई एक बात। और दूसरी बात ये थी कि हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि CSS 2022 में फर्स्ट दफा इम्प्लीमेंट होने जा रही है। सो द सेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर CSS 2022 is going to start from November 14th and it is basically a 3-month long कोर्स। जब तक स्क्रीनिंग हो नहीं जाती तब तक रहेगा, यानी फ्रॉम 14th of November to 14th of Feb। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी स्क्रीनिंग की तैयारी कराई जा रही है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट ये है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ द एबिलिटी क्वेश्चन until and unless you know how to solve that query। तो एबिलिटी पोर्शन की क्लासेस जरूरी है, उसमें परसेंटेज कैसे निकालनी है, प्रोपोर्शनल के सवाल कैसे करने हैं, प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे करने हैं, एबिलिटी के सवाल किस तरह सॉल्व करने, तो उसकी क्लासेस जरूरी है। ठीक है, तो एबिलिटी की पूरी क्लासेस ली जाएंगी। सेम इज द केस विद उर्दू की, हम कुछ क्लासेस कंडक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर। तो एंड सेम इज द केस विद ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी टेस्ट की जाती है, पंक्चुएशन खासतौर पे या प्रीपोजिशन हो गई या कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं, उसकी भी क्लासेस जरूरी है। तो कुछ क्लासेस भी होंगी इसके अंदर एंड देन हर वीक जो है एक मॉक एग्जाम होगा 200 मार्क्स का। सो एवरी वीक हम जो है वो एक मॉक एग्जाम लेंगे 200 मार्क्स का, ताकि आपकी एक रिगोरस प्रैक्टिस हो एंड साथ साथ आपको वीकली जो है वो डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहे। तो क्लासेस, डेटा और मॉक एग्जाम, ये तीनों मिला के ये कोर्स होगा। 3-month कोर्स स्क्रीनिंग का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of November to 14th of Feb 2022। हमने लास्ट टाइम जो है वो SPSC की स्क्रीनिंग का भी टेस्ट कंडक्ट किया था एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड मेनी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड दैट टेस्ट। और उसके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगेन 14th of November को हमारी ओरिएंटेशन सेशन है स्क्रीनिंग की। इफ यू वांट टू ज्वाइन वी वेलकम यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म।
चले जी, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम और हम चलते हैं न्यूज वीक एनालिसिस की तरफ, जो कि न्यूज वीक एनालिसिस है हमारा नवंबर 1 से लेके नवंबर 7 का न्यूज वीक एनालिसिस है। इसके अंदर काफी है तो कम न्यूज एज कंपेयर टू द प्रीवियस वीक, बट देयर आर कपल ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज द न्यू अमेंडमेंट्स, new legislations proposed in the parliament, particularly from the opposition sides. कुछ opposition ने नई legislations को introduce कराया, and it is important for the democracy, particularly it strengthen the democracy of Pakistan. उसको देखेंगे और उसको ये भी बताऊंगा आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ये इंप्रूवमेंट आई है। दूसरी, देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन that a truce or some kind of agreement taking place between the Tehrik-e-Taliban Pakistan and the government of Pakistan, the state of Pakistan, उनके दरमियान कोई मुआहदा तय पाया है। दोनों साइड के आर्गुमेंट्स है, फॉर के भी अगेंस्ट के भी, कि वेदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ट्रूस करना चाहिए टीटीपी के साथ, कोई ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए कि जिनके साथ उनके साथ एक रिकंसिलिएशन और फिर उनके जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान की जेलों में, फिर उनको रहा कर दिया जाए। दोनों जगह के आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात होगी। एक बहुत एजुकेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा एक ओपिनियन आया, उसकी डिबेट करेंगे कि एजुकेशन के ऊपर है क्या नहीं है, उसको देखेंगे। और फिर कुछ जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ डिस्कशन है। फॉर एग्जांपल यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर मोहित यूसुफ ने बात की। देन पाकिस्तान ईरान रिलेशंस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ईरान के ट्रेड रिलेशंस के ऊपर कुछ बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे हम JCPOA की, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम आम जबान में ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। और उसकी ऊपर ईरान ने जो है वायलेशंस की हैं, बिकॉज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प उसको से बाहर आ गए थे डील के। एंड ईरान अगेन इनरिचिंग इट्स यूरेनियम, जो कि वायलेशन है JCPOA की, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, ठीक है। तो लेजिस्लेशन के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है उसके ऊपर। तो सेनेट बॉडी टू टेक अप द क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, जो लास्ट वीक गुजरा उसके अंदर क्रूशियल अमेंडमेंट बिल्स लिए गए। अब उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, उनको आप समझें। सबसे पहले ये हम कहा यूज कर सकते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं द डिबेट ऑफ डेमोक्रेसी। हम कह सकते हैं कि दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एंड व्हेनेवर democracy start taking roots, then these type of legislations comes out, which basically strengthen the Federation of Pakistan, strengthen the democratic structure. तो ये ऐसी लेजिस्लेशंस होती हैं जो स्ट्रेंथन करती हैं डेमोक्रेसी को। मैं हमेशा कहता हूं कि वी बिलीव इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब भी आप आर्गुमेंट दें, एवोल्यूशन की बात करें, एंड एवोल्यूशन टेक प्लेस ग्रेजुअली, रेवोल्यूशन टेक प्लेस इमीडिएटली, बट a lot of blood involved in revolution, और उसके फिर implications बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एवोल्यूशन। हम जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं डेमोक्रेसी के, 2008 से 2013, 2013 से 2018, एंड 2018 से हम इंशाल्लाह थर्ड कंसेक्यूटिव टेन्योर, डेमोक्रेटिक टेन्योर अपनी गवर्नमेंट पूरा करने जा रही है। देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव, बट द मेन पॉइंट इज वी आर basically living in a democratic form of government for the last 12 to 13 years। ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं। मैं पहले भी गिना चुका हूं, चाहे वो आप 18th अमेंडमेंट को ले लें, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ले लें, सेनेट को ले लें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ले लें, ठीक है, न्यू वाटर पॉलिसी ले लें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले लें, नादरा का जो है वो स्ट्रेंथन होना आप ले लें। बहुत सारे वुमेन लेजिस्लेशन पास हुई जो कि जेंडर इक्वेलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें अच्छी हैं और वो सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुई हैं एज कम्पेयर। फाटा मर्जर को आप ले लें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी तरह ये लेजिस्लेशन अभी इंट्रोड्यूस की गई है, पास नहीं हुई। कौन सी जी है इसके अंदर? सबसे पहले क्या है जी? इंक्रीज द पावर्स ऑफ सेनेट, इंश्योरिंग मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द प्रोविंशियल अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वन बाय वन देखते हैं क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल ऑन द कमिटीज एजेंडा इज एम्ड एट preventing the successive government from misusing Article 89(2) of the Constitution, which allow the government to promulgate ordinance when the National Assembly or Senate is not in the session। क्या मतलब है कि एक रूल है आर्टिकल 89(2) के, जब भी नेशनल असेंबली और सेनेट अपने सेशन में नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए जो है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए
एक लेजिस्लेशन पास कर सकती है। अब इसके अंदर क्या अमेंडमेंट लेकर आई जा रही है? थ्रू द बिल मिस्टर रब्बानी sought an amendment making binding upon the government to lay the ordinance in the first sitting of either of the house of the parliament after its promulgation, stating that in case of the failure of the government to do so, the ordinance shall stand repeal automatically. वो कहना है कि जो भी आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास करा रहे हैं, जबकि सेनेट और नेशनल असेंबली की सिटिंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही पहली सिटिंग होती है आइदर नेशनल असेंबली और सेनेट, आप कोई भी कानून बनाएंगे उसको पेश करेंगे, अगर वो वहां से पास हो जाता है उस पहली सिटिंग के अंदर देन ओके, और अगर वहां पे फेल हो जाता है तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब? आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को अब जो है वो विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट उसको 3-3 महीने के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना? और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट जब लाती है जब वो कंसेंसस किसी चीज के ऊपर बिल्ड नहीं करना चाहती। ठीक है, किसी चीज के ऊपर जब आप कंसेंसस बिल्ड नहीं करना चाहते तब आप ऊपर से प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं विदाउट डिबेटिंग इन द पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी की जो होते हैं ना लॉ एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इसलिए रखा जाता है कि कोई इमरजेंसी है, वॉर लाइक सिचुएशन है, नेशनल असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, सेनेट का इजलास नहीं हो सकता, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। बट जब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, नॉर्मल लाइफ चल रही है और नॉर्मल स्टेट अफेयर्स चल रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना फिर सही चीज नहीं। फिर आपको डेमोक्रेसी के अंदर जो असल प्लेटफॉर्म से सेनेट और नेशनल असेंबली उसके अंदर लेजिस्लेशन करना है। उसमें ये लिखा है कि अगर नहीं है ठीक है आपने पास कर लिया, लेकिन जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होगी आप लेकर आए, अप्रूव हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो वहीं पर उसको ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा। अगेन अ गुड अमेंडमेंट। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि लेकर आई जा रही है अमेंडमेंट, वो क्या है लिखा है जी? Through another bill, Mr. Rabbani has sought right of speech participation Senate proceedings for the provincial chief ministers. वो कह रहे हैं कि भाई प्रोविंशियल के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी इजाजत देनी चाहिए कि वो सेनेट में आए और अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें और जो है वो स्पीच दें, जो भी उनकी रिजर्वेशन है बताएं, ताकि एक जो छोटे सूबे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले बात करने का। और यही मकसद होता है सेनेट का। सेनेट बनाई इस वजह से जाती है कि नेशनल असेंबली में जो बड़ा सूबा है उसकी सीटें ज्यादा है तो उसकी मेजोरिटी होगी। सेनेट में हर सूबे को प्रोपोर्शनेट दी जाती है ताकि उसके कंसर्न्स जो है उनकी प्रोटेक्शन की जाए। अब चीफ मिनिस्टर shall have the right to speak and take part in the proceedings of the Senate of Pakistan when so invited by the Senate chairman, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। थर्ड जो है जी, मिस्टर रब्बानी has sought to increase the weightage of the vote of senators during the proceedings of the joint sitting of the parliament. तीसरी जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस की बात की जा रही वो है कि सेनेट की वोटिंग का वेटेज बढ़ाया जाए। अभी क्या होता है, काफी अमेंडमेंट जो आप अलग अलग पास नहीं करवाने चाह रहे होते, आप क्या करते हैं, ज्वाइंट इजलास बुला लेते हैं, एक ज्वाइंट सेटिंग बुला लेते हैं नेशनल असेंबली की भी और सेनेट की भी, और वहां पे लेजिस्लेशन पेश कर देते हैं और फिर वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो पास हो जाती है। अब होता क्या है कि नेशनल असेंबली की तकरीबन 342 सीट्स हैं और यहां पर अगर आप देखें सेनेट की, तो सेनेट की तकरीबन कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। सेनेट की कितनी सीटें? 100। नेशनल असेंबली की कितनी सीटें? 342। ऑल दो सेनेट अपर हाउस है, नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, दोनों मिला के पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो रजर पानी ने कहा कि ये तो भाई एक डिसप्रोपोर्शनेट है कि नेशनल असेंबली 342 सीट्स है, अब वहां पे जो सूबा ज्यादा बड़ा है तो उसकी ज्यादा सीट्स होंगी नेशनल असेंबली में, तो उसकी जब ज्यादा सीट्स होंगी तो उसके वोट भी ज्यादा होंगे, जब वोट भी ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उसकी से भी ज्यादा है ज्वाइंट सिटिंग के इजलास के अंदर। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई होना ये चाहिए कि जो सेनेट की 100 सीट है ना, तो एक वोट जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी अगर आप 342 को डिवाइड कर दें 100 से तो 3.4 हो जाएगा। इसका मतलब सेनेट का एक वोट नेशनल असेंबली के तकरीबन 3.5 वोट्स के बराबर होना चाहिए, या आप 3 वोट अभी समझ लें आसानी में कि अगर सेनेटर एक वोट करता है और नेशनल असेंबली के 3 मेंबर्स करते हैं तो वो दोनों का वेटेज इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है, लोअर हाउस है, ताकि सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन हो और जो छोटे सूबे हैं खासतौर पे उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए लिखा है, द फॉर्मूला इज अप्लाइड, द वन वोट ऑफ ए सेनेटर will be equivalent to 3.4 votes as the National Assembly comprised 342 members, whereas total strength of the Senate is present at 100. In the same bill, अच्छा ये तो एक चीज हो गई कि भाई क्या था, पहला कि भाई जो है वो जो भी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे
अगर सिटिंग नहीं हो रही होगी तो पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, प्रोमलगेट हो जाएगा, जैसी सिटिंग होगी उसके अंदर आपको पेश करना लाजमी है। फिर क्या किया इन्होंने? फिर ये किया कि भाई चीफ मिनिस्टर्स को अलाउ किया जाए ताकि वो सेनेट में आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर पाए और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। तीसरी कि भाई सेनेट में जो वोटिंग हो रही है उसकी जो वेटेज है वो प्रोपोर्शनेट कर दो नेशनल असेंबली के। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, मैं 18th अमेंडमेंट में पूरा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पढ़ा चुका हूं। और आपको पता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में यह है कि हर 5 साल बाद एक नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आएगा, जिसके तहत अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का आप नया फॉर्मूला भी दे सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप सूबों का जो है वो शेयर कम नहीं कर सकते, या बरकरार रखें या बढ़ा दें, लेकिन जो भी है कीपिंग इन व्यू द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर साइड, यू कैन गिव or you shall give a new national finance commission award after every 5 years. But unfortunately हमारे यहाँ 7th एनएफसी के बाद से अभी तक कोई एनएफसी अवार्ड नहीं आया, 8 भी नहीं आया, 9 भी नहीं आया, 10 आना था वो भी नहीं आया अभी तक। क्या करते हैं, वही फॉर्मूला चलाते हुए आते हैं और हर 5 साल बाद नहीं देते। तो अब मिस्टर रब्बानी ने कहा, क्या कहा, इन द सेम बिल मिस्टर रब्बानी sought an amendment of article 160 of the constitution proposing that the government fails to announce the national finance committee within 5 years, the government should permission from the senate to extend the previous award for another year। कि आपको या तो आप देंगे हर 5 साल बाद एनएफसी, और अगर आप प्रीवियस वाला ही चलाना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए भी, तो आपको उसके लिए सेनेट की अप्रूवल लेना जरूरी होगी। फर्दर से इन केस ऑफ एक्सटेंशन द सेनेट में इंक्रीज द अवार्ड बाय फॉर द प्रोविंसेस बाय 1%, कि अगर इन केस ऑफ एक्सटेंशन अगर आप देगी तो सेनेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो 1% प्रोविंसेस का शेयर बढ़ा देगी। अगेन इसमें काफी डिबेट होगी कि वेदर इट इज अ गुड फॉर द national exchequer as far as the federal government is concerned, but again it is a devolution of power, it is the autonomy of the provinces। हम जो है वो provinces को strengthen करने जा रहे हैं और यही फेडरलिज्म की एक जो है वो ब्यूटी है, ठीक है। Then as far as जो है वो women are concerned, and it is very unfortunate that still we are talking on the right of inheritance of women, keeping in view that 1400 years ago the prophet and the Quran explicitly made it clear the woman has a right in the inheritance। प्रॉफिट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले और कुरान में भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हर औरत का हकूक है उसकी विरासत में, उसके इनहेरिटेंस में, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है वो एक डिबेट है और अभी तक हमारी सोसाइटी में राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं मिलता। सो अ बिल मूव्ड बाय द पीएमएल सेनेटर सादिया अब्बासी सीक्स टू इंक्लूड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर वुमेन एज द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, रिलीजियस लिबर्टी है हमारे पास, प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू एजुकेशन है, डिफरेंट लॉज है। बट उसके अंदर वो कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर दें, इंक्लूड कर दें द राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ वुमेन, ठीक है। मिस्टर अब्बासी सजेस्टेड द इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 24A इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रपोज्ड अमेंडमेंट नीड्स नो वुमन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर शेयर फ्रॉम द इनहेरिटेंस इन पाकिस्तान, ताकि जो उनका रिलीजियस राइट भी है, उनका एक सोशल राइट भी है, ताकि उनको उनका वो राइट मिले। अगेन ऑल द amendments, yet it needs, all of the amendments needs डिबेट अपार्ट फ्रॉम राइट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं, कुरान में लिखा हुआ है, अहादीस में है, तो इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं रिलेटेड टू द डेमोक्रेसी रिलेटेड सेनेट, इट नीड्स डिस्कशन, ताकि जो भी इसके अंदर डेफिशिएंसीज वगैरह उसको हट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इम्प्रूव्ड लेजिस्लेशन हो। बट इन माय ओपिनियन ऑल द प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस आर गुड इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट बेसिकली स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द डेमोक्रेटिक एडिफिस ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्वाइंट सेशन में अप्लाई होगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बात बता देता हूं कि 2-3 पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले हम ये चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या डेंजरस ट्रूथ्स, एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट देयर इज अ टॉक, देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि वेदर द गवर्नमेंट reconcile or
reconcile with the terrorist and the banned organization Tehreek-e-Taliban Pakistan. क्या उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? And the latest news in the previous week came that the sources have disclosed that the face-to-face discussion facilitated by the Afghan Taliban in Khost provinces have yielded an agreement on a conditional truce. Official confirmation is awaited, but there's enough room for concern. कहा कि सोर्सेज ये कह रहे हैं अगेन कि अफगानिस्तान के एक प्रोविंसेस में मीटिंग हुई. आई मेंशन अर्लियर इन द प्रीवियस वीक न्यूज वीक एनालिसिस दैट द अफगान तालिबान बेसिकली फैसिलिटेटिंग द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान टीटीपी टू मेक अ काइंड ऑफ ट्रूस, अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ताकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म हो. और बोला जा रहा है कि एक एग्रीमेंट दे पाया है. A little over a month ago, Prime Minister Khan had revealed in an interview to Turkish state television. ये भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर खान ने सबसे पहले ये इंडिकेशन दी थी जब वो टर्किश स्टेट को एक जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे. उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे टॉक्स चल रहे हैं और तालिबान जो है वो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम एक जो है वो एग्रीमेंट दे पाया जा सकता है कि वो हमारे खिलाफ जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं करेंगे और हम उनके जितने भी लोग हैं यहाँ पर कैद या जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं उनको हम छोड़ देंगे. देन आगे से क्वेश्चन ये हुआ था उस इंटरव्यू के अंदर एंकर ने पूछा था कि फिर अभी जो अटैक्स हो रहे हैं टीटीपी के पाकिस्तान में वो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे. एंड इंडीड ही सेड दैट इट इज जस्ट अ स्पेट ऑफ अटैक, ये जस्ट एक वेव है जो कि शायद खत्म हो जाएगी. बट इसके ऊपर दो सवाल, एक सवाल पैदा होता है जिसके दो मुख्तलिफ आंसर हैं. देयर इज ऑलवेज टू फेसेस ऑफ अ सिंगल कॉइन. तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट को रिकंसाइल करना चाहिए टीटीपी के साथ. इसके दो आंसर थे. पहला आंसर कि यस करना चाहिए कि एट द एंड चाहे कितनी भी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी मिलिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व क्यों ना हो, आपने भी उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए, काइनेटिक ऑपरेशन. एट द एंड यू हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, यू हैव टू रिजॉल्व द फाइट या स्ट्रेन रिलेशंस या जो भी है आपको टेबल पे ऊपर आके सॉल्व करना पड़ता है. सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू रिजॉल्व इट्स मैटर्स विद टीटीपी, कीपिंग इन व्यू दैट टीटीपी इन्वॉल्व इन द heinous crimes inside Pakistan and killed thousands of innocent Pakistani citizens. But at the end you have to reconcile with them और फिर उनको जो है रिकंसाइल का मौका दें. अगर वो अपने वेपन छोड़ते हैं, अपनी एक्टिविटीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं और जो है वो सोसाइटी को रिज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनको करें. इससे फायदा ये होगा कि आपके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो भी कम हो जाएंगी, वेस्टर्न बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर वो भी कम हो जाएगी और आप इस तरीके से भी चीजों को नीचे लेकर आएंगे. अगर किसी ने नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की पढ़ी हो तो उसके अंदर भी ये पॉइंट है कि रिकंसाइल किया जाएगा, रीइमेजिन किया जाएगा. तो वो रिकंसाइल का एक पॉइंट उसके अंदर भी है जिसके तहत आप ये काम कर सकते हैं. तो इस सेंस में यस, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग अ राइट थिंग टू कंडक्ट टॉक्स विद टीटीपी. Another opinion which is diametrically opposite from the first one was of the view कि भाई नहीं, अगर आप उनसे टॉक्स कर भी रहे हैं, वो अपने हथियार छोड़ भी रहे हैं, तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए. आप उनको बोले ठीक है, आज के बाद से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप छोड़ दें वेपन्स को और आप सोसाइटी को रिज्वाइन करें. लेकिन जो उनके कल्प्रिट्स हैं दैट आर इनसाइड द जेल्स ऑफ पाकिस्तान हु किल थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पाकिस्तानीज, उनको हम नहीं छोड़ सकते. अगर हमने उनको छोड़ा तो उन फैमिलीज के साथ ज्यादती होगी जिनके भाई बहन बच्चे माँ बाप को कत्ल किया गया है, उनके साथ जुल्म किया गया है. तो हम वो चीज छोड़ नहीं सकते. और अगर आप वो उन टेररिस्ट को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी एक स्ट्रेंथ है, उनको भी वो भी बूस्टर होंगे और वो भी एक समझे वहां से करेज हासिल करेंगे कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी कर जाओ, आखिर में जो है वो बात करके हमारे सारे लोग वापस आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता. और इसी के साथ साथ एक और चीज हुई जिससे ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मजीद तकवीयत मिली. इट बिकम स्ट्रेंथन because there is another agreement between TLP, Tehreek-e-Labbaik Pakistan, and the government of Pakistan, and as a result, hundred of convicted persons of TLP released from the jails. अब उनको भी रिलीज कर दिया गया. टीएलपी ने डिफरेंट जो प्रोटेस्ट किया आपको पता है, जहनुम में और ये पूरी जीटी रोड में. अब देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट वो जो पुलिस वाले जिन्होंने अपनी शहादत की या जो वहां पे ड्यूटीज दे रहे थे, जो बेचारों का इंतकाल हुआ या जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई या जो जख्मी हुए, उनका क्या कसूर था? ठीक है ना? तो उन्होंने जो काम किया क्या वो गलत था?
या उनको वो ड्यूटी सही नहीं देनी चाहिए थी, उनको भी ये सोचना चाहिए था कि एंड में तो जी मुज़ाकरात हो जाएँगे, हम क्यों अपनी जान जो है वो कुर्बान करें या हम क्यों जो है वो ज़ख्मी हों फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज़ दे sacrifice their health, even they sacrifice their life for the state of Pakistan and for the people of Pakistan and no one else कि भाई लोगों की प्रॉपर्टी सेफ रहे और लोगों की जो है वो जान सेफ है. But at the end, you concluded an agreement and released the same convicts which were involved in the killing of civilians as well as the security forces. सो अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं? इट्स अप टू यू. आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं? ये आपकी पूरी बात है, ये आपका ओपिनियन है. माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक थिंग्स क्लियर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द आर्गुमेंट्स ताकि आप अपना आर्गुमेंट बनाएं. ठीक है, तो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए आपके ऊपर है, आप किस तरह उसको अपना ओपिनियन मेक करते हैं. अगेन टीएलपी के साथ जो मुज़ाकरात किए गए, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि टीएलपी के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया उसने तो उसकी चीज़ को जो रीइंफोर्स कर दिया. फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर दे अगेन दे माइट कम ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्टार्ट doing the same things that they have been doing for the past 2 to 3 years. वो तो फिर वही करेंगे और वो यही कहेंगे कि and they basically start killing people and ransacking the property on the name of religion. और इससे दो नुकसान है, एक तो अपने मुल्क का नुकसान है और जो है आपके लोगों का नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान है and the bigger loss is the loss of the religion. It basically increase Islamophobia worldwide. It tarnished the image of Islam as well as Pakistan at the international level. कि इनके मुल्क में तो कभी भी कोई भी इस्लाम का नाम लेके निकलता है, लोगों को मारता है, चीजें तोड़ता है और बाद में क्या होता है एंड स्टेट इनके साथ मुआहदा कर लेती है और इनके लोग बाहर आ जाते हैं. ठीक है ना? और अगर आप देखें तो उनकी लिस्ट में अब तो उन्होंने फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालने का मुआहदा वापस ले लिया. वो कह रहे थे कि हमारे जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको आप छोड़ दें. एंड अगेन टीटीपीबी, टीएलपीबी, टीटीपी इतना बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए. अब आप किस व्यू को सपोर्ट करते हैं या कोई नया व्यू बनाते हैं, इट्स अप टू यू. मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी हैं. मिलिट्री पुलिस एक्शंस विल क्रिएट मोर रेडिकल इंडिविजुअल्स. मरियम दुरानी, आपका बिल्कुल आर्गुमेंट सही है कि यस, मिलिट्री पुलिस एक्शंस विल क्रिएट रेडिकल इंडिविजुअल्स. काइनेटिक ऑपरेशंस आर नॉट द सॉल्यूशन, बट एट द सेम टाइम releasing the terrorists and releasing the people who were involved in killing the innocent people and killing the security person, is it justified? What will be your answer to the families of the person who sacrificed their life in the safety and security of the state? आप उनको आंसर क्या करें? फॉर एग्जाम्पल टीटीपी की अगर आप बात कर लें, what will be our answers to the families and the parents of innocent childs who lost their life in जो स्कूल था हमारे पास उसमें ऊपर जो अटैक हुआ था, एपीएस अटैक, उनको क्या आप आंसर करेंगे कि ठीक है हमारे जी ताल्लुक हो गया और उन लोगों को जिन्होंने जो है वो एक तरह से बार्बरिक तरीके से जो उनको मारा हम उनको छोड़ रहे हैं. मतलब व्हाट विल बी द आंसर? मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट व्यू ऑफ आर्गुमेंट और दैट टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, बट आई एम टेलिंग कि जो है वो क्या है उसका आंसर हमारा क्या होगा. या फिर वो पुलिस ऑफिसर या वो सिक्योरिटी पर्सनल जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के उन लोगों को कन्विक्ट किया है, तो वो क्या सोचेंगे कि फिर मैंने डेंजर क्यों लिया. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर द पुलिस ऑफिसर और मैंने अपनी जान पे खेल के किसी को पकड़ के जेल में डाला एंड सडनली आई गॉट द न्यूज कि भाई उसको छोड़ा जा रहा है, तो मेरा फ्यूचर प्लान क्या होगा? क्या मैं दोबारा से अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसा काम करूंगा? द आंसर इज नो. ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो अदर व्यू है वो भी सही है कि यू हैव टू रिकंसाइल एट द एंड. आप लड़ नहीं सकते हमेशा, बट अगर आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए ना कि भाई हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं बट ये टर्म्स एंड कंडीशंस है. द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज वो अपनी सजा पूरी करके वापस आएंगे ना, चाहे वो टीटीपी हो या टीएलपी हो. ठीक है, तो ये देखना चाहिए क्योंकि the future depend on the activities or the actions you are taking right now. फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, फ्यूचर में कोई उठ के ये हरकतें कर सकता है और वो करेंगे अगर आपने ये चीजें नहीं की, क्योंकि पास्ट में भी आपने यही किया और फ्यूचर में हमें आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है.
अगर आज भी हम यही करेंगे तो फ्यूचर में अगेन आप देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशंस एंड द सेम एक्टिविटीज, और वही होगा जो अभी होता आया है। अच्छा, इसको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? सिक्योरिटी डोमेन में इस आर्गुमेंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं हम, जो है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये आर्गुमेंट यूटिलाइज, डेमोक्रेसी के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि भाई कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उठकर आपकी जो है वो स्टेट को जो है पैरालाइज कर देती है। इसको भी हमें देखेंगे कि भाई सेंटर ऑफ पावर्स जो है एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, सेंटर्स ऑफ पावर्स जो है वो डिफरेंट जगहों पर कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। So, ये तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। The first one is related to the legislation that were proposed in the Senate, and the second one is a certain kind of truce between the TTP and the state of Pakistan, and the agreement that was taking place between TLP and the state of Pakistan. And the third news is again very important. वो भी काफी दिनों से डिस्कशन में है, मैं तकरीबन 5 वीक्स पे उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैंने जरूर बोला है। एंड द न्यूज इज द रिलेशंस between the United States of America and Pakistan, which are basically on a downwards trajectory. उसकी जो trajectory है वो downward है, अभी इतने improved नहीं है। For example, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि they're referring to the US Deputy Secretary of State Wendy Sherman's recent visit to Islamabad. Deputy Secretary ने, ये भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने recent visit भी किया है, इस्लामाबाद का विजिट किया था, और उसके ऊपर काफी बातें भी हुई थी कि जो है वो पाकिस्तान के साथ इंप्रूव करने चाहते हैं रिलेशन, बट एट द सेम टाइम आप दूसरी तरफ देखें तो कुछ नेगेटिव चीजें भी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस for policy, Colin Khal, told the US Senate panel that Pakistan did not want Afghanistan to be a safe haven for terrorist attacks against itself or others, and I continue to give up access to Pakistan airspace without conversations about keeping that access open. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वो एक तरफ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमें एयर स्पेस प्रोवाइड करेगा, और आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, हम एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही। एंड अगेन, जो कि शुरू से मुईद यूसुफ बोल रहे हैं, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंथ से ना देगी, वो पाकिस्तान के साथ बायलेटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करे। हाँ, अफगानिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द structure of Pak-US relations, but the whole Pak-US relations should not depend on the situation of Afghanistan. वो कहते हैं कि आप इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्ड करें, सोशल रिलेशंस स्ट्रेंथन करें, अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, बट टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। एंड द मोहिद यूसुफ सेज दैट ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गुड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ has said the United States and Pakistan are engaged in a positive dialogue to remove the mistrust that overshadowed their relations. इसके अलावा अगेन, अगर मैं रीजनल रिलेशंस की बात करूं, सो तेहरान इनवाइट्स वांट्स प्रमोशन ऑफ पाक ईरान ट्रेड। तेहरान के जो इन्वाय है उन्होंने विजिट किया और बोला कि भाई पाकिस्तान के साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। स्पीकिंग अ मीटिंग विद द डेलीगेशन ऑफ क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेड बाय द प्रेसिडेंट फिदा हुसैन दश्ती ऑन ट्यूसडे, मिस्टर Envoy, Tehran's envoy said the issues would be discussed in the upcoming annual meeting of the Joint Border Trade Commission. Border Commission भी होगा, trade relations भी improve किए जाएंगे। Again, a positive development as far as the two brotherly countries are concerned. ठीक है जी, तो ये कुछ डेवलपमेंट हुई जिनको आपको बताना जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ ओपिनियन भी थे, 2 ओपिनियन बहुत मुझे अच्छे लगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बैच 7 के साथ। एक था ये यहाँ पर कि व्हाई जस्ट वन टेक्स्ट बुक, इसको आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे? इसको आप एजुकेशन के टॉपिक में यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो आपके पास एजुकेशन का टॉपिक आए, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशन, या फिर वो आए सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें। व्हाई जस्ट वन टेक्स्ट बुक में उसने एग्जांपल दी है या उसके ऊपर डिबेट की है कि देयर इज द कल्चर ऑफ रूट लर्निंग इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कल्चर मेमोराइजेशन का है एंड रूट लर्निंग का है। मुझे नहीं पता आप लोग की एजुकेशन कैसी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आइदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स और मिडिल क्लास जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसके। मैं एक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर से हम पास आउट हुए हैं, या अगर आप लोगों में से कोई जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं तो वो भी जो है वो काफी बच्चे मिडिल क्लास के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ओए लेवल्स के ऊपर जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फैमिली बैकग्राउंड। बट हम लोग जितने भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से हैं, वहां पर क्या हिसाब किताब है, जो कि मेन कर्स है कि आपको
कोर्स की बुक दे दी जाती है कि इंग्लिश की ये बुक है, इस्लामियत की ये बुक है, उर्दू की ये बुक है, मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की ये बुक है और उस बुक के हर चैप्टर के आखिर में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और टीचर उस क्वेश्चंस के आंसर जो है वो उसी बुक के उसी चैप्टर में लगा देता है एंड स्टूडेंट्स मेमोराइज देयर आंसर्स एंड जस्ट रिप्रोड्यूस दैट आंसर्स इन द एग्जाम एंड दे गॉट मार्क्स। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल एज इट इज नहीं होता तो वो उसको नंबर नहीं लेते एंड that is why we are facing the adverse situation of education crisis in Pakistan, according to the author Dr. A.H. Nayyar। वो कहते हैं कि इस तरह तो आपने जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो क्रिटिकल एनालिसिस है या कॉम्प्रिहेंशन है या एनालिटिकल एबिलिटी है या क्रिएटिविटी है, उसको तो आपने खत्म ही कर दिया। ये क्रिएटिविटी तो ये होती है कि आप बच्चों को या स्कूल्स को सिलेबस बता दें और सिलेबस से रिलेटेड अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो, then students with the help of their teachers डिफरेंट बुक्स को लें और उनमें से आंसर तलाश करें, उसमें से याद करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर उसका आंसर लिखें। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ सीएसएस, अगर आप सीएसएस में देखें तो सीएसएस में यही है ना कि आपको एक सिलेबस दे दिया गया, अब आपकी मर्जी है, आप इंटरनेट से पढ़ें, बुक से पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर आप अपना आंसर लिखते हैं। बट स्कूल में क्या है, हमारे हम जिन स्कूलों से पढ़कर आए तो टीचर उसी सब बुक में से निशान लगा देता है और वही रट कर वही लिखते हैं और वही बुक्स चलती भी आ रही हैं सालों साल से और उसके अंदर भी एक मोनोपोली बन गई है, एक जो है वो माफिया है जिसको हम टेक्स्ट बुक बोर्ड माफिया कहते हैं, जो वही बुक्स लिखता है और उसके अलावा कोई वो बुक लिख नहीं सकता। ठीक है, इससे पहले ये कल्चर नहीं था, ये कल्चर जो है वो 50s और 60s में ऐसा नहीं था, कोई सिंगल प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक नहीं होती थी, जो है वो एक सिलेबस होता था, डिफरेंट गाइडलाइंस होती थी कि भाई इस गाइडलाइंस के ऊपर आप टेक्स्ट बुक बनाएंगे, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती थी और टीचर्स डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स रिकमेंड करते थे, स्टूडेंट्स में पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। ये चीज चेंज हुई जी शरीफ कमीशन रिपोर्ट 1959 में और जिसकी बात से हमने देखा कि एक बुक जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई। ठीक है ना, इस चीज को चेंज करना चाहिए इफ यू वांट योर स्टूडेंट्स to equipped with the skills like comprehension, analytical ability and creativity। Unfortunately, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें भी ये चीज को टारगेट नहीं किया गया। अंडर द पीटीआई सिंगल नेशनल करिकुलम, द डिजास्टर्स सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी हैज बीन रीइंफोर्स्ड बाय द सिंगल नेशनल टेक्स्ट बुक स्कीम। सिंगल बुक पॉलिसी को रीइंफोर्स किया गया है इंस्टेड ऑफ उसको डिस्करेज करना चाहिए। दैट इज व्हाई हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिन ब दिन डिटेरिएट होती चली जा रही है। This is one of the good arguments. You can use this argument as far as education challenges is concerned, single national curriculum, education ills and remedies। जो भी education से कुछ क्वेश्चन है उसको आप इस आर्ग्यूमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, आजकल आखिरी बात और फिर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, वो है जी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक जो है वो कैंपेन चल रही है, एक मूवमेंट चल रही है आफ्टर द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन द यूएस। जॉर्ज फ्लॉयड एक बंदा था, ब्लैक अमेरिकन था, उसको पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से ही अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिज लाइफ और उसके बाद से एक पूरी कैंपेन चली, डी फंड पुलिस मूवमेंट, जिसको कहा जाता है डीपीएम। और उस मूवमेंट में ये है कि भाई पुलिस से फंडिंग वापस ले लो, क्योंकि इनकी फंडिंग की वजह से जो है ये एक जो है एक तरह से माफिया बन गया है, ये एक तरह से अपर क्लास बन गई है जो आम लोगों को सप्रेस करती है और इनकी वजह से काफी लोगों की जान भी चली जाती है। और इनसे फंडिंग लेकर उन जगहों पर डालो जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेटर्स ऑफ क्राइम, जिनकी ना होने की वजह से क्राइम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन इंप्रूव करें, हेल्थ केयर इंप्रूव करें, रिस्टोरेटिव जस्टिस इंप्रूव करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इंप्रूव करें, कम्युनिटी डेवलपमेंट इंप्रूव करें, ताकि क्राइम की सतह कम हो जाए खुद ब खुद और क्राइम हो ही ना। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये जो है वो कैंपेन भी चल रही है कि दिखावा भी है कि रेशियल सुप्रीमेसी हो जाती है और पुलिस से जो है फंडिंग करनी चाहिए, पुलिस की कम से कम हो, इसकी जरूरत नहीं है, उन चीजों पे फोकस किया जाए जहां से क्राइम उभर रहा है। बट अगेन देयर अगेन मल्टीपल आर्गुमेंट्स, देयर अगेन टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक वो करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। अगर पुलिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा भी लिखा हुआ है कि अगर 100 कॉल्स आती हैं तो उसमें से 80 कॉल्स वो होती हैं जो वाकई ही वहां पे कोई क्राइम हुआ होता है या कोई चीज हो रही होती है जिसको पुलिस जाकर वहां पे हैंडल करती है, और बहुत कम कॉल्स ऐसी होती हैं जो ये इस बात पर करें कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है। फिर अगेन पुलिस जो है वो सिर्फ क्राइम को डील नहीं कर रही, पुलिस हर चीज को डील कर रही है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को भी डील कर रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर काफी चीजें लिखी भी होंगी
कि फॉर एग्जांपल ग्लोबली पुलिस आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड टू रिस्पॉन्ड माइनर डिसऑर्डर्स, डिस्प्यूट मेडिएशंस, ट्रैफिक कोलिजंस, लो लेवल प्रॉपर्टी क्राइम्स। ट्रैफिक का कोई हादसा हो गया, वहां पर भी पुलिस आ रही है। कोई माइनर डिसऑर्डर है, वहां पर भी पुलिस आ गई। गैस का कहीं धमाका हो गया, वहां पर भी पुलिस आ गई। छत गिर गई, वहां पर भी पुलिस आ गई। तो पुलिस हर चीज को डील कर रही है, वो सिर्फ पुलिसिंग पावर नहीं कर रही। दैट इज उसका मैंडेट बढ़ गया। डिमांड टू एबॉलिश द पुलिस इज इलॉजिकल, इलीगल, बिकॉज द वर्ल्ड ओवर दे आर लीगली मैंडेट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम्स एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी यही सीन है। फॉर्मलाइजिंग पुलिस पार्टिसिपेशन ह्यूमैनिटेरियन सोशल एरियाज में इंप्रूव द पुलिस इमेज। क्या किया जाए, उनको सेंसिटाइज करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए ताकि वो इन चीजों से दूर रहे। बट अगेन ये कैंपेन है, इसको आप कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी इस चीज को ना किया गया तो मुमकिन है कि यहाँ पर भी ये कैंपेन जोर पकड़ जाए, जो कि इंटरनेशनली लेवल पर चल रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीक, आई थिंक वीक 6 न्यूज वीक एनालिसिस of 7th batch of current affairs in Pakistan affairs. Again, मैं अपनी announcement repeat कर देता हूँ. Our 8th batch of current affairs in Pakistan affairs is going to start from November 13th. 60 topics, 2.5 months long जो है वो ये सेशन होगा इंशाल्लाह। हम हमेशा जो भी बच्चा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का बैच ज्वाइन करता है, कभी वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। And the next, which is again a very important announcement, is related to the screening test preparatory course starting from November 14th. Salient features मैंने आपको बता दिया, live classes, weekly mock of 200 marks, and last thing is provision of material in the form of MCQs. So this is it from my side. अपना ख्याल रखिएगा, inshallah we will meet in next Newsweek analysis. Till then, Allah Hafiz and take care.